हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीडीएस विपिन रावत पंचतत्व में विलीन, बेटी ने पार्थिव शरीर को दी मुखाग्नि, 17 तोपों से दी गई सलामी। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की हुई पहचान। आज दिल्ली लाए जाएंगे पार्थिव शरीर, विशेष विमान से लाया जाएगा शव। आज यूपी के बलरामपुर जाएंगे पीएम मोदी, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन, 29 लाख किसानों को होगा फायदा। गोवा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आदिवासी महिलाओं संग डांस पर विवाद, बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा देश शोक में डूबा और प्रियंका मना रही जश्न। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 3.5 साल की बच्ची समेत 7 नए केस आए सामने। गुजरात में भी ओमिक्रॉन के 2 नए मामले। बढ़ते अब खबरों की ओर। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई। विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया। बताते चले कि इस मौके पर साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य देशों के अधिकारियों समेत कई दिग्गज सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दशकों से अटकी ये परियोजना शुरू हो जाएगी, जिससे यूपी के एक बड़े भाग को कई तरह की राहत मिलेगी। बता दें कि गोपिया बैराज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को निरीक्षण किया था। 1.25 घंटे के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2:10 पर प्रधानमंत्री वापस रवाना हो जाएंगे। सरयू नहर परियोजना 1971 से 72 में शुरू हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद ये परियोजना परवान चढ़ सकी। साल 2018 से इस परियोजना के कार्य में तेजी आई और इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया और क्रिप्टो करेंसी पर मान्य अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की जरूरत बताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में आयोजित डेमोक्रेसी समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत में लोकतंत्र की बेहद गहरी जड़ों के बारे में बताया, बल्कि लोकतंत्र को और ज्यादा सफल बनाने का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों और वहां के समाज में लोकतंत्र की मूल भावना का वास है, जो इसकी सफलता का कारण है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी संगठन को नए सिरे से धार देने में जुट गई है। प्रदेश भर में दिग्गज नेता बूथ अध्यक्षों को रिचार्ज कर पार्टी की ताकत बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 दिसंबर को मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा 25,000 बूथ अध्यक्षों से संवाद करते हुए न सिर्फ उन्हें जीत का मंत्र बताएंगे, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को भी छुएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गोवा का दौरा किया। गोवा के दौरे पर गई प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक नृत्य किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया और मौजूदा केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने गोवा के विकास में कांग्रेस की सरकारों की ओर से किए गए अहम योगदान को याद दिलाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनावों के दौरान उन पार्टियों को जवाबदेह ठहराना बहुत जरूरी है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन उसे पूरा नहीं किया। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम गोवा के लिए एक ऐसी सरकार दिलवाएं जो गोवा के लोगों के लिए काम किया करे और जो गोवा को वापस गोवा की जनता के हाथों में दे। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने यहाँ की जो रिसोर्सेज है उनका शोषण किया है, यहाँ के पर्यावरण को ना देखते हुए अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए सारी सुविधाएं करके जनता के लिए पूरी तरह से सुविधाएं नहीं दी हैं। आपने खुद सुना कि यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, 20 मिनट आता है एक दिन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सरकार आज जो मौजूदा सरकार है वो जनता के लिए नहीं काम करती।
वो अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं और उनमें ये सिर्फ ये जो सत्ता को रखने का, सत्ता के लिए चुनाव के समय चुनाव जीतना है, वहीं तक वे सीमित हैं। उसके आगे जनता के लिए क्या करना चाहिए, विकास कैसे लाएंगे, जैसे आपने सुना पीने का पानी कैसे आएगा, यहाँ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को करनी चाहिए जो नहीं की हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन से पूरा देश गमगीन है। शुक्रवार को जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इसी बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। वायरल वीडियो में प्रियंका गांधी गोवा का पारंपरिक डांस करती हुई नजर आई और प्रियंका के इस वीडियो को बीजेपी के आईटी इंचार्ज अमित मालविया ने शेयर करते हुए घेराव किया है। प्रियंका के डांस वीडियो को अमित मालविया ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि जब 26/11 हुआ तब सुबह तक राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, वही भाई की ही तरह प्रियंका वाड्रा भी गोवा में नाच रही है। गुरुग्राम में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज अदा करने पर कई हिंदू संगठनों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम मनोहर ने ये भी कहा कि जिला प्रशासन के खुले स्थानों पर नमाज के लिए कुछ जगहों को आरक्षित करने के फैसले को वापस ले लिया गया है और राज्य सरकार अब इस मुद्दे का हल निकालेगी। खुद ही सुनिए क्या कुछ कहा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने। हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तत्पदी करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जा कर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं अनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज़ पढ़ें खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ज़बरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने सिर पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब रखकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस पवित्र ग्रंथ को अफगानिस्तान के काबुल से एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ लेकर पहुंचा था। बता दें कि ये प्रतिनिधि मंडल अपने साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आया। साथ ही केंद्रीय मंत्री और जेपी नड्डा इस ग्रंथ को माथे पर रखकर चलते हुए नजर आए। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 32 मामले सामने आ चुके हैं। इन सभी मरीजों में से किसी ने भी गंभीर लक्षणों की सूचना नहीं दी है। इस बात की जानकारी सरकार ने दी। हालांकि इस वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में सरकारें अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत में भी कई तरह की रोक लगाई गई है। कुछ राज्यों में इसके मरीजों पर निगरानी भी रखी जा रही है। वहीं देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि नीति आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ओमिक्रॉन का दुनिया पर असर परेशान करने वाला है, इसलिए टीका और मास्क दोनों अहम है। ओवरऑल केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते की नोट करें तो 0.73% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश में नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में अराउंड 8,503 टोटल केसेस नोट किए गए हैं। और मुख्य इशू यह है कि हम देखें तो पिछले 14 दिनों से देश में 10,000 से भी कम संख्या में केस नोट किए जा रहे हैं, और उसमें भी जो केसेस देश में आ रहे हैं वे लिमिटेड एरियाज में पाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 52% से अधिक केसेस केरला स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की एक एनालिसिस करें तो पाते हैं कि जहां 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस देश में अभी हैं, ऐसी केवल 2 स्टेट हैं, जिसमें कि केरला, जहां पर 41,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में है, यानी कि देश के 43% के करीब एक्टिव केसेस केरला स्टेट में पाए जा रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 10,161 केसेस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10.7% ऑफ एक्टिव केसेस इन द कंट्री आर प्राइमरीली इन महाराष्ट्र।
इसी तरह 9 स्टेट ऐसी हैं जहां पर 1000 से 10,000 की संख्या में एक्टिव केसेस हम देखते हैं और 25 स्टेट में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से भी कम है। हमने सबने मास्क पहना, खूब पहना, हम डर गए। हमने ये आदत अपनी ठीक रखी, लेकिन अब जरा उस तरफ अगर आते हैं हम, अगस्त हो गया, गिरना शुरू हो गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हम लगभग उसी पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं जैसे कि ये जो सर्ज आई थी हमारी, उसके शुरुआत में थे, मार्च में, फरवरी में। हम उससे भी इनफैक्ट नीचे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एस्टिमेट। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन capability, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level, an unacceptable level, and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है। वैक्सीन भी और मास्क भी, वैक्सीन भी और कड़ाई भी, ये बात हमें आज भी याद रखनी है। चुनाव से पहले पंजाब के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ऊर्जा संरक्षण में पंजाब को देश में पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 के लिए पेडा का चयन हुआ है। ये पुरस्कार पंजाब को 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में दिया जाएगा। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए देश भर में पहला पुरस्कार मिलने पर खुशी जताते हुए पंजाब के ऊर्जा विकास मंत्री डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार पैर पसार रहा है। अब देश के हर हिस्से में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और इसी बीच लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पहली टेस्टिंग में कमिश्नर डीके ठाकुर पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उनका दूसरा सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट शनिवार को आ जाएगी। कमिश्नर के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले उनकी कोरोना जांच कराई गई थी, इसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुलशन चौक में आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकी हमले में मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद घायल हो गए। इसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कश्मीर जोन पुलिस ने कहा है कि आतंकियों की तलाशी के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अगली खबर टोहाना से है, जहां पर टोहाना थाने में महिला एएसआई के मेज पर रखे नोटों का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। मेज पर नोटों की गड्डियां रखी हुई है। पास में बैठे लोग नोटों की गड्डियां गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहाबाद के एसपी ने वीडियो सामने आने के बाद महिला एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि थाने में 1.5 महीने पहले लड़का और लड़की के विवाद को निपटाने के लिए 6 लाख रुपए में राजीनामा किया गया था। उसी दौरान का ये वीडियो सामने आया है। कल शाम को एक वीडियो नोटिस में आई थी, जो थाने में अंदर जो है पंचायती लोग जो है कुछ पैसे गिन रहे थे, जिसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे जांच सौंपी है। और इसके साथ साथ जो आईओ है उस मामले में, उसकी जो है शोकाज नोटिस जो है वो पुलिस अधीक्षक महोदय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अभी जांच जो है वो मुझे प्राप्त हुई है। हम जो है आज इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आया है, 15/9 को दीवाना गांव की एक लड़की जो पंजाब में ब्याही थी, उनका फैमिली मैटर था, आपस में मनमुटाव था, जिस संबंध में दोनों पक्षों की तरफ से पंचायती लोग जो है वो थाना शहर में आए थे। दोनों पक्षों की आपस में बातचीत जो है होकर उनका फिर निपटान जो है हुआ था, जिसमें जो दहेज का सामान और पैसे जो थी, ज्वेलरी थी, उसका लेन देन आपस में उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। बाहर सिटी थाने में बैठने की जगह नहीं थी पंचायत की, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो है वो अंदर बैठ के अपना सुरक्षा के लिहाज से अंदर लेन देन किया था।
पंजाब में माफिया और करप्शन खत्म करने का दावा करने वाली चन्नी सरकार बड़े विवाद में घिरती हुई नजर आ रही है। गुरुवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के बाद दो मंत्री आपस में भिड़ गए। ये भिड़ंत पंजाब में रुपए को लेकर एसएसपी और डीएसपी को तैनात करने के आरोप को लेकर हुई। आपको बता दें कि जिस वक्त मंत्री आपस में लड़ रहे थे वहां पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। उन्होंने बीच बचाव कर माहौल शांत कराया। हालांकि मंत्रियों की लड़ाई की आवाज इतनी तेज थी कि पंजाब भवन के अंदर आवाज गूंजने लगी, जिसके बाद हॉल का दरवाजा भी बंद करवाया गया। अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर पैसों के बदले तैनाती के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब चन्नी सरकार भी विवाद में घिर चुकी है। पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री के विभिन्न इलाकों में दौरे के समय उनके रास्ते में जगह जगह विशेष प्रदर्शनकारियों से निपटने का नया तरीका ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि राज्य पुलिस संबंधित जिला प्रशासन से मिलकर विरोध प्रदर्शन करने वाली जगहों पर डीजे लगाएगी और ऊंची आवाज में गुरबाणी का पाठ किया जाएगा। वही इसको लेकर जिस भी तरह से विरोध प्रदर्शन होंगे उसके दौरान मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही आवाज को कम करने में मदद मिलेगी। इस तरह जहां नारेबाजी से खराब होती छवि को बचाया जा सकेगा, तो वही चुनावी सीजन में कर्मचारियों और अन्य लोगों पर बल प्रयोग करने से होने वाली नाराजगी से भी बचा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिर्जापुर वेब सीरीज के प्रोड्यूसर्स को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फरहान अख्तर और रितेश के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। बता दें कि इनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था। इसके साथ ही वेब सीरीज के जरिए सामाजिक और क्षेत्रीय भावनाएं भी भड़काने का आरोप लगा था। 29 जनवरी 2021 को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके खिलाफ जांच नहीं रुकेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इजराइल में वैक्सीन न लगाने वाले अपने नागरिकों पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। इजराइल में सभी विदेशी नागरिकों की एंट्री पर 15 दिन के लिए बैन लग सकता है। बता दें कि इजराइल सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों के लिए 10 दिन का क्वारंटीन लागू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। वहीं अब सरकार उन लोगों के लिए लॉकडाउन लगा सकती है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इसके साथ ही उन्हें विदेश की यात्रा करने से भी रोका जा सकता है। चलिए फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।